तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी यूनिट नंबर 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स की। यूनिट नंबर 3। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर 3, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर मैं बात करूं इस यूनिट की, तो ये यूनिट जो है 12 मार्क्स की है। 12 मार्क्स की वेटेज रखता है। ठीक है ना, आपके बोर्ड एग्जाम्स में कितने की वेटेज रखता है? 12 मार्क्स की ये वेटेज रखती है ये यूनिट। क्लियर है? और इस यूनिट की मैं बात करूं तो इस यूनिट में 3 चैप्टर आते हैं। चैप्टर नंबर 7, टी आर जैन की बात कर रहा हूँ मैं बुक की। तो चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है एडी एग्रीगेट डिमांड एंड एएस एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 8, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। ठीक है, इक्विलिब्रियम आउटपुट। और देन इसके बाद चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 9, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। क्लियर है? तो ये तीन चैप्टर इस यूनिट के अंदर आते हैं, यूनिट नंबर 3 के अंदर। ठीक है, और ये तीनों चैप्टर जो हैं कितने मार्क्स की वेटेज रखते हैं? 12 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। क्लियर है? और ये तीनों चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं जो एक दूसरे से क्या है, टोटली इंटरलिंक्ड है। क्लियर है? ये चैप्टर जब हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर नंबर 7, देन हम चैप्टर नंबर 8 पे आएंगे। चैप्टर नंबर 8 पढ़ने के बाद देन हम चैप्टर नंबर 9 पे आएंगे। क्लियर है? तो तीनों चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 की मैं बात करने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 7 और इसका नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई रिलेटेड कंसेप्ट। और इसके कुछ रिलेटेड कंसेप्ट जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड है। क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूँ मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग क्या है? तो मेरे साथ आप अभी राइट डाउन करो। पहले एक बार लिख लेते हैं, फिर इसका मैं मीनिंग समझाता हूँ कि मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है। अच्छा, जब भी हम एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं, है ना, एडी का मतलब क्या है? एडी का मतलब है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड। क्लियर है? इसका मीनिंग है एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट का मीनिंग क्या होता है? टोटल। एग्रीगेट का मीनिंग क्या होता है? टोटल। तो हम कह सकते हैं टोटल डिमांड। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। इट इज़ द टोटल डिमांड। इट इज़ द टोटल। एग्रीगेट का मतलब टोटल होता है, तो मैं लिख सकता हूँ इट इज़ द टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which are planned which are planned which are planned which are planned to be purchased by all the sectors of economy. All the sectors of economy. ठीक है? ठीक है, all the sectors of economy over a given टाइम या ड्यूरिंग ए फिजिकल पीरियड या ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है? तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? लिखा है इट इज़ अ टोटल डिमांड। ये टोटल डिमांड है। किस चीज़ की टोटल डिमांड है? बताओ किस चीज़ की टोटल डिमांड है? गुड्स एंड सर्विसेज की। ये गुड्स एंड सर्विसेज की। इट इज़ अ टोटल डिमांड। किस चीज़ की टोटल डिमांड है? गुड्स एंड सर्विसेज की। और जो अभी हम प्लान कर रहे हैं,
अभी करी नहीं है हमने डिमांड, अभी हम प्लान कर रहे हैं। और प्लान कौन कर रहा है? ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के सारे सेक्टर कर रहे हैं। क्लियर है? ये तो थोड़ी टेक्निकल वर्ड्स हो गए। अब मैं जनरल लैंग्वेज में समझाऊँ अगर एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। अगर मान लो एक सोसाइटी है, मुझे इस सोसाइटी की, ये एक सोसाइटी है, इसमें डिफरेंट पीपल्स रहते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट लोग रहते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट लोग रहते हैं, कोई छोटे बड़े, ठीक है ना, कोई मोटे, ठीक है, डिफरेंट लोग रहते हैं इस सोसाइटी में। इस सोसाइटी में डिफरेंट लोग रहते हैं, तो इसकी जो डिमांड होगी, इसकी जो डिमांड होगी, इस पर्सन की जो डिमांड होगी, इस पर्सन की जो डिमांड होगी, इस पर्सन की जो डिमांड होगी, इन सब की डिमांड का अगर मैं टोटल कर दूं, मतलब ये जितनी प्लानिंग कर रहे हैं इस साल डिमांड करने की, ये डिमांड जो है ये इस साल प्लानिंग कर रहे हैं इतनी डिमांड करने की, अगर मैं इनका टोटल कर दूं तो इस टोटल को ही हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। ठीक है ना, ये मान लो 10 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है इस साल, ये 10 यूनिट्स की डिमांड करेगा, प्लान कर रहा है अभी, ये जो है प्लान कर रहा है 10 यूनिट्स की डिमांड करेगा। ये 20 यूनिट्स की डिमांड की प्लान कर रहा है, ये 30 यूनिट्स की डिमांड की प्लान कर रहा है, ये कह रहा है कि मैं 5 यूनिट्स की डिमांड करूँगा, और ये कह रहा है मैं 10 यूनिट्स की डिमांड करूँगा। तो एग्रीगेट डिमांड कितनी आ गई? 10 + 5 15 + 30 45 एंड 30 20 और 10 कितना हो गया? 75। तो एग्रीगेट डिमांड कितनी आ गई? 75। क्लियर है? तो मैं कहूँगा कि इस सोसाइटी की एग्रीगेट डिमांड कितनी है? 75 है। कि इस सोसाइटी में रहने वाले लोग, इस सोसाइटी में रहने वाले लोग, बात समझ आ रही है? इस सोसाइटी में रहने वाले लोग, ये लोग रहते हैं इस सोसाइटी में, ये जो सर्कल कर रहा हूँ मैं, ये लोग रहते हैं इस सोसाइटी में मान लो। तो ये जितनी डिमांड प्लान कर रहे हैं, ये जितनी डिमांड प्लान कर रहे हैं, इनकी जो डिमांड का टोटल आया, इसी डिमांड को क्या कह देते हैं? एग्रीगेट डिमांड। ये तो मैंने एक सोसाइटी की बात कर ली, ठीक है ना, ये तो मैंने एक सोसाइटी की बात कर ली छोटे लेवल पे, है ना, एक सोसाइटी की बात कर ली। अब मैं पूरी कंट्री की बात करने जा रहा हूँ, पूरी कंट्री की मैं बात करता हूँ, पूरी कंट्री की मतलब पूरी इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। तो सोसाइटी में मैंने माना था कि 4-5 लोग रहते हैं किसी सोसाइटी में, तो इनकी जो डिमांड होगी उनका अगर टोटल कर दे तो एग्रीगेट डिमांड हो जाएगी। अब ऐसी, ये हमारा इंडिया है ना, ये हमारा इंडिया, इस इंडिया में 4 सेक्टर रहते हैं बेसिकली, हर इकोनॉमी में 4 सेक्टर रहते हैं ऐसे बेसिकली। कौन कौन से भाई, कौन कौन से 4 सेक्टर रहते हैं? एक हाउस होल्ड सेक्टर रहता है। कौन सा सेक्टर रहता है? एक हाउस होल्ड सेक्टर रहता है। और एक कौन सा सेक्टर रहता है हमारी कंट्री में? बताओ जल्दी। गवर्नमेंट सेक्टर रहता है। एक हमारी कंट्री में कौन सा सेक्टर रहता है? और हर कंट्री में रहते हैं ये, इन्वेस्टमेंट सेक्टर रहता है। इन्वेस्टमेंट सेक्टर कह लो या फिर कह लो प्रोड्यूसर सेक्टर, जो प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूसर, है ना। फोर्थ पॉइंट, एक एक्सटर्नल सेक्टर रहता है। एक्सटर्नल सेक्टर मतलब जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसको हम कह सकते हैं, जिससे हम बाहर ट्रेड करते हैं। क्लियर है? एक्सटर्नल सेक्टर मतलब हम बाहरली कंट्री से जो ट्रेड करते हैं उसे एक्सटर्नल सेक्टर कह देते हैं। तो हर इकोनॉमी में जैसे मैंने कहा था कि इस सोसाइटी में 4 लोग रहते हैं, ये इस सोसाइटी में, ये एक तो ये रहता है, एक ये रहता है, एक ये रहता है, एक ये रहता है, एक ये रहता है। इस सोसाइटी में 4 लोग रहते थे। ऐसी मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारी कंट्री में, ये इंडिया, ये जो मैं बॉर्डर है ना, ये इंडिया मान लो। तो इस इंडिया में, हमारी इंडिया में, हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर रहते हैं। कौन कौन से सेक्टर रहते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, इन्वेस्टमेंट सेक्टर या प्रोड्यूसर सेक्टर या एक्सटर्नल सेक्टर। तो ये चारों सेक्टर जितनी डिमांड करेंगे, ये जितनी डिमांड करेंगे, तो इनकी डिमांड का अगर मैं टोटल कर दूँ तो इसी को हम क्या कह देंगे? एग्रीगेट डिमांड। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, दोबारा डेफिनेशन पे आओ, दोबारा डेफिनेशन पे आओ, मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको कि भाई ऐसा है। दोबारा डेफिनेशन देखो एक बार, लिखा है इट इज़ द टोटल डिमांड। टोटल डिमांड किस चीज़ की? गुड्स एंड सर्विसेज की। ये गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, जो प्लान कर रहे हैं, अभी की नहीं है, अभी प्लान कर रहे हैं। कौन प्लान कर रहा है? हमारे इकोनॉमी के सारे सेक्टर, है ना, हमारी इकोनॉमी के सारे सेक्टर ड्यूरिंग ए पीरियड या ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एक टाइम के लिए। क्लियर है? उसे क्या कह देंगे? एग्रीगेट डिमांड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब हम पढ़ने जा रहे हैं
अब इन सेक्टर्स के बारे में मैं लिख लेता हूँ पहले कि जो सेक्टर हैं हाउस होल्ड सेक्टर, कौन कौन से सेक्टर होते हैं हमारी कंट्री के। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है ना, हाउस होल्ड सेक्टर। या फिर मैं लिखता हूँ इसको, 2 मिनट वेट करना, इसको लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड कंजप्शन, सॉरी कंजप्शन, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये लिखेंगे। ठीक है, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपेंडिचर इनकर्ड, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज incurred by household, incurred by household is known as household consumption expenditure, is known as household consumption expenditure। कोई प्रॉब्लम इसमें, is known as household consumption expenditure। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, ठीक है। सेकंड पॉइंट अगर मैं कहूँ तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जल्दी बताओ। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, दीज आर दोज एक्सपेंडिचर, दीज आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर incurred on capital goods, which are incurred on capital goods by producer या firm। These are those expenditure which are incurred on capital goods by producer या firm। क्लियर है, ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो प्रोड्यूसर करता है, जो प्रोड्यूसर करता है किस पे, कैपिटल गुड्स पे, इन पे कैपिटल गुड्स पे। क्लियर है, कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, जैसे मशीनरी वगैरह खरीदनी प्रोडक्शन के लिए, है ना। कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, जैसे मशीनरी वगैरह खरीदनी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, ये होते हैं कैपिटल गुड्स। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होंगे, जो हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर थे वही। अगर अगर एक्सपेंडिचर जो फाइनल गुड्स पे सर्विस इनकर्ड कर रहा है हाउस होल्ड, तो उसे हाउस होल्ड कह देंगे, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और इसे कहेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर इसे लिखेंगे दीज आर दोज एक्सपेंडिचर, दीज आर दोज एक्सपेंडिचर, दीज आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर incurred, which are incurred by, which are incurred by government, which are incurred by government, sorry 2 मिनट, which are incurred by government on final goods and services, on final goods and services is known as government expenditure, is known as गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है जी। इसके बाद देखो, इसका नेक्स्ट है फोर्थ है, उसको हम नेट एक्सपोर्ट कह देंगे या एक्सटर्नल ट्रेड हम कहते हैं, नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट। और नेट एक्सपोर्ट क्या आता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, it is the difference between export and import। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब से एक चीज़ याद रखना कि इस हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर को
अब से हम सी कहेंगे, सी में डिनोट करेंगे। जब भी कहीं सी लिखा आएगा इस चैप्टर में तो सी का मतलब होगा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि ये हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर है जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे हाउस होल्ड ने किए हैं। और जहाँ भी आई लिखा आएगा, आई, तो आई का मतलब होगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर है? जहाँ भी आई लिखा आएगा उसका मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और जहाँ भी जी लिखा आएगा इसका मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम जी से डिनोट करते हैं और नेट एक्सपोर्ट को हम एक्स माइनस एम से डिनोट करेंगे। क्लियर है? मैंने तुम्हें अभी बताया था कि जो हाउस होल्ड सेक्टर खर्चे करेगा, जो गवर्नमेंट सेक्टर करेगा, जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर, जो एक्सटर्नल सेक्टर, ये जो भी खर्चे करेंगे अगर इनका हम टोटल कर लें तो वही हमारी एग्रीगेट डिमांड बन जाएगी। यही बताया था मैंने। तो मैं एग्रीगेट डिमांड को लिख सकता हूँ यहाँ पे कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सी प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता मैं? ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया ए डी इजिकल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है यहाँ तक? ठीक है। और इसी को अगर क्वेश्चन आए कि कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड बताओ तो तुम यही लिखोगे कंपोनेंट्स। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स बताओ तो आप यही चारों कंपोनेंट लिखोगे। हाँ, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि क्लोज्ड इकोनॉमी के कंपोनेंट लिखो, क्लोज्ड इकोनॉमी के, तो क्लोज्ड इकोनॉमी में तुम दो लिखोगे, सी और आई के बारे में लिखोगे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्लोज्ड इकोनॉमी के कंपोनेंट लिखो तो क्लोज्ड इकोनॉमी में आपने सी और आई के कंपोनेंट के बारे में लिखना है, सी और आई के बारे में लिखना है बस। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि थ्री सेक्टर इकोनॉमी के बारे में लिखो तो आप थ्री सेक्टर में हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में लिखोगे। अगर क्वेश्चन में आ जाए ओपन इकोनॉमी के बारे में लिखो, ओपन इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट लिखो तो आप ये चारों कंपोनेंट लिखोगे, सी आई जी एंड एक्स माइनस एम। ये चारों ही कंपोनेंट के बारे में आप एक्सप्लेन करोगे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट बताओ इन ओपन इकोनॉमी, एडी के कंपोनेंट बताओ इन ओपन इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट बताओ तो सी आई जी एक्स माइनस एम, मतलब इन सब को चारों कंपोनेंट को आप एक्सप्लेन करोगे। अगर क्वेश्चन में ओनली क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में है, अगर ओनली क्लोज्ड इकोनॉमी के कंपोनेंट्स के बारे में है तो आप ओनली क्या लिखोगे, सी एंड आई के बारे में लिखोगे। क्लियर है? ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, ए डी इजकल टू सी प्लस आई। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना कि हम अब जब भी ए डी को पढ़ेंगे, अब मैं तुमसे जब भी ए डी के बारे में पूछूंगा कि ए डी का फॉर्मूला क्या होता है तो आप कहोगे कि ए डी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई। हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, हमारी बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे और हमें आगे जो थ्योरीज पढ़ी है, जो थ्योरीज हमारी वो सी प्लस आई को लेके चली हुई हैं। हमारे चैप्टर में जो आगे थ्योरी है जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं वो सी प्लस आई को, मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में ही बात करेंगे हम। ठीक है ना? आगे जो हमारे चैप्टर में जो भी टॉपिक्स हैं वो क्लोज्ड इकोनॉमी को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए केन्स एक इकोनॉमिस्ट है, उसने कहा है कि एडी को हम अब क्या में लेके चलेंगे, सी प्लस आई। ठीक है ना? तो अब आगे जब भी मैं तुमसे पूछूंगा कि भाई एडी का फॉर्मूला बताओ तो आप एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई ही बोलोगे। ये नहीं बोलोगे कि सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये चीज़ नहीं बोलोगे। क्लियर है? आप क्या बोलोगे, एडी इजिकल टू क्या होता है, सी प्लस आई। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है ना? चलो, तो अब इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका क्या है कि सी प्लस आई, तो पहले हम सी के बारे में पढ़ लेंगे और फिर आई के बारे में पढ़ लेंगे और फिर हमारा ए डी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम सी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सी के बारे में देखो ज़रा। तो सबसे पहले सी के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, सी मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर है ना, कंजप्शन एक्सपेंडिचर मैं लिखने जा रहा हूँ, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सॉरी, एक कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर
ठीक है। और जो मैं इसमें पढ़ाने जा रहा हूँ इसको हम कंजप्शन फंक्शन भी कह सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, इसको कंजप्शन फंक्शन भी कह सकते हैं जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लियर है? कंजप्शन फंक्शन, यहाँ तक क्लियर है? देखो आगे, वेट 2 मिनट। हाँ जी, लिखो मेरे साथ साथ लिखो। द रिलेशनशिप बिटवीन consumption and income, the relationship between consumption and income is described is described is described by a consumption function। ठीक है? ठीक है, तो कंजप्शन फंक्शन हमें क्या बताता है? कंजप्शन फंक्शन हमें रिलेशनशिप बताता है, किसके बीच में? कंजप्शन और इनकम के बीच में हमें रिलेशन बताता है कि कैसा रिलेशन है। वैसे तो इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, देखा जाए। पॉजिटिव रिलेशन कैसे है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है लोग अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ा देते हैं ना। जैसे जैसे भाई किसी की इनकम बढ़ेगी तो वो खर्चे करने क्या कर देगा, ज़्यादा स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे इनकम बढ़ती है तो वो खर्चे भी बढ़ाता है हर पर्सन, हाउस होल्ड सेक्टर, है ना। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप थोड़े से खर्चे भी बढ़ाओगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इनकम और कंजप्शन में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। क्लियर है? तो दोनों में पॉजिटिव सा रिलेशन है, हम ये कह सकते हैं। या फिर हम ये भी एक लाइन, या फिर और हम क्या कह सकते हैं, और वी कैन से, और हम ये कह सकते हैं कि कंजप्शन ये क्या बताता है? मेरे साथ लिखो। कंजप्शन फंक्शन डिफाइंस द पोर्शन of income spent on consumption कि इनकम का कितना पोर्शन हम कंजप्शन पे स्पेंड कर रहे हैं, इनकम का कितना पोर्शन हम कंजप्शन पे स्पेंड करते हैं। लिखा ना, कंजप्शन फंक्शन डिफाइंस द पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कंजप्शन कि इनकम का कितना हिस्सा मैं कंजप्शन पे स्पेंड करता हूँ, दैट इज ऑल्सो नोन एज कंजप्शन फंक्शन। क्लियर है? तो इसको डिनोट करते हैं हम C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। यहाँ पे C है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, C है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और जो Y है वो इनकम है। ठीक है ना, इनकम। अच्छा, जब इनकम की बात करते हैं नेशनल इनकम ही है। ठीक है, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो C इज़ द फंक्शन ऑफ वाई। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है किसी भी इकोनॉमी में तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये हम तभी लिखते हैं जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड हो। यहाँ पे देखो जो C है, ये जो C है, ये C, 2 मिनट, ये C जो है, ठीक है ना, ये C और ये Y, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है कि इनकम जैसे इंक्रीज़ होती है तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। मतलब एक के इफेक्ट से दूसरे पे इफेक्ट पड़ता है, तो हम उसको फंक्शन में लेके आए थे कि भाई ये एक दूसरे के फंक्शन है। मतलब एक दूसरे के इनकम के चेंज होने से उस पर कंजप्शन में फ़र्क पड़ रहा है, तो कंजप्शन इसका फंक्शन हुआ इनकम का। ठीक है, तो फंक्शन मतलब होता है कि भाई कोई चीज़ किसी से रिलेटेड है, एक वेरिएबल जब दूसरे वेरिएबल को, जैसे मान लो वाई वेरिएबल है कोई, वाई के चेंज होने से एक्स पे चेंज आ रहा है तो हम कहेंगे कि एक्स इज ए फंक्शन ऑफ वाई। कि अगर वाई में थोड़ा भी चेंज आता है तो एक्स की वैल्यू में भी चेंज आ रहा है मान लो, तो हम कहेंगे कि एक्स जो है वो फंक्शन है वाई का, कि क्योंकि एक्स डिपेंड है वाई पे। ठीक है, ऐसी कंजप्शन जो है वो डिपेंड है किस पे? इनकम पे। इनकम वाई मानी मैंने मानी, तो कंजप्शन अगर डिपेंड है इनकम पे तो लिखेंगे कंजप्शन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक है,
अगर जेड डिपेंड होता ए पे तो लिखते जेड इज़ ए फंक्शन ऑफ ए। क्लियर है? तो जो भी वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड होता है उसे फंक्शन कह देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी कंजप्शन इज़ ए फंक्शन ऑफ इनकम। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कंजप्शन जो है इज़ ए फंक्शन ऑफ इनकम। इस फॉर्मूले को हम ऐसे पढ़ेंगे, जैसे ये इस फॉर्मूले को हम ऐसे पढ़ेंगे, कंजप्शन जो है फंक्शन है इनकम का। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। ठीक है, इसको एक टेबल से समझते हैं। लेट अस सपोज कि इनकम, ये इनकम है और ये कंजप्शन है। ठीक है, ये कंजप्शन है, सी लिख रहा हूँ मैं इसको। चलो जी, कंजप्शन दे रखी है 0, 100 और इसको मैं कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ कर रहा हूँ। इनकम को इन कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ कर रहा हूँ। 200, 300, 400, 500, 600। क्लियर है? कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ करता चला जा रहा हूँ। और इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ 60। क्लियर है? 60 एंड इसको मैं कर लेता हूँ 60। कुछ भी ऐड कर लो इसमें। अच्छा, जो कंजप्शन जब हम इंक्रीज़ करेंगे एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ करेंगे। क्लियर है? एक कांस्टेंट रेट से क्या करेंगे? इंक्रीज़ करेंगे। चलो, तो 60 लिख दिया मैंने, कंजप्शन एक्सपेंडिचर 60 लिखा है। तो 60 से इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? 60 120, 180, 240, वेट 240, 300, 360, 400। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, या फिर ऐसा करो, वेट 2 मिनट, इसको इंक्रीज़ कर लो आप, इसको इंक्रीज़ करो 70 से इंक्रीज़ कर लो इसको। वेट, हाँ, इसको 70 से इंक्रीज़ कर लो। 70 से अगर इंक्रीज़ करेंगे तो कितना बन जाएगा? 130, 200, 270, 340 और ये कितना हो गया? 4110 एंड 480। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ। अच्छा, डायग्राम में एक चीज़ याद रखना कि ज़्यादातर डायग्राम्स में क्या है, जो इनकम है वो नीचे ही आएगी। इनकम जो वेरिएबल है वो नीचे ही आएगा एक्स एक्सिस पे। इनकम लिख लो या आउटपुट लिख लो, साथ में मैंने ब्रैकेट में आउटपुट लिख लिया। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। क्लियर है? और वाई एक्सिस पे जो है वो कंजप्शन दे रखी है हमें, मैंने 0 पुट कर लिया। क्लियर है? ठीक है, अब देखो एक चीज़ याद रखना कि हमने यहाँ इनकम देखो 0 रखी है। 0 इनकम पे कंजप्शन 60 रखा है। क्या 0 इनकम पे किसी की इनकम 0 है और कंजप्शन 60 हो रही है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि इनकम तो किसी की 0 है लेकिन वो खर्चे 60 रुपीज़ कर रहा है? ऐसा पॉसिबल है? ठीक है ना? आप अपनी एग्जांपल ले लो, स्टूडेंट जो क्लास 11th में एक बच्चा है या क्लास 12th में एक बच्चा है, उसकी इनकम 0 है लेकिन उस पर खर्चे उस पर बहुत हैं, वो कुछ ना कुछ खर्च करता ही रहता है। इनकम 0 है लेकिन खर्चे वो कर रहा है ना, कंजप्शन एक्सपेंडिचर उसका भी है। तो 0 लेवल ऑफ इनकम पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है। बात समझाई? ये नहीं कि आप लिखोगे कि इनकम 0 है तो कंजप्शन भी 0। यहाँ पे 0 नहीं लिखना, कंजप्शन 0 मत लिखना। क्लियर है? कंजप्शन कभी 0 नहीं होती। इवन जो 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, भले उसकी इनकम 0 है लेकिन वो कुछ ना कुछ कंजप्शन, उसके कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो कुछ ना कुछ कर ही रहा है। समझे बात? ठीक है, तो 0 से 60, ये 60 यहाँ पे लगा लो, 60 है ये। ठीक है, ये 0, ये 60 ओरिजिन। तो इनकम 0 है, 60, तो ये पॉइंट। ठीक है, ये कंजप्शन कर्व जो 60 से स्टार्ट होगी, इसका मतलब ये है कंजप्शन कर्व। कंजप्शन कर्व कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होगी, ये चीज़ याद रखना। कंजप्शन कर्व कभी भी ऐसे 0 से स्टार्ट नहीं होगी। बच्चे क्या करते हैं कि कंजप्शन कर्व को 0 से स्टार्ट कर देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। क्लियर है? अच्छा, इस चैप्टर में डायग्राम्स बड़े आएंगे, डायग्राम्स आपने ध्यान रखना है।
और कंजप्शन कर्व कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ध्यान से देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 60 से स्टार्ट हो रही है, ऊपर से, 0 से स्टार्ट नहीं होगी, 60 से स्टार्ट होगी कंजप्शन कर्व, और ऊपर की तरफ चलती चली जाएगी। क्योंकि आप देखो ना, इनकम भी इंक्रीज हो रही है, इनकम भी इंक्रीज हो रही है और कंजप्शन भी इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। एक चीज़ याद रखना, हम +1 में भी पढ़ते हैं कि जब भी कोई x और y दो वेरिएबल्स के हम डायग्राम बना रहे हैं और x भी अगर इंक्रीज हो रहा है और y भी अगर इंक्रीज हो रहा है, x की वैल्यूज़ भी इंक्रीज हो रही है, मान लो 1 2 3, और y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है 5 6 7, तो हमेशा जो डायग्राम बनेगा वो इस शेप में बनता है। और अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मान लो 1 2 3, और y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है 3 2 1, तो जो डायग्राम बनेगा हमेशा वो इस शेप में बनेगा, डाउनवर्ड। तब कर्व जो बनेगी ऐसे बनेगी, डाउनवर्ड बनेगी। अगर दोनों वेरिएबल्स में x और y में दोनों में नेगेटिव रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है ना, देख लो, अगर नहीं पता लग रहा तो ये देखो, x और y, मान लो यहाँ पे देखो, जैसी x पहले x यहाँ पे था, x जैसी ये x है, x1 है, तो जैसी x की वैल्यू इंक्रीज हुई, ये देखो y की वैल्यू डिक्रीज हुई, है ना। बात में नहीं समझ में आया, 2 मिनट देखो, ये देखो दोबारा देख लो कैसे मैं समझा रहा हूँ। ये देखो, ये x है, ये y है, और जैसी x की वैल्यू y की वैल्यू मान लो डिक्रीज हो गई, ये हो गई y की वैल्यू, तो देख रहे हो x की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, x डैश y डैश, देख रहे हो। तो अगर एक की वैल्यू इंक्रीज होती है, x की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही है और y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, अगर दोनों में नेगेटिव रिलेशन है तो कर्व जो बनेगी हमेशा इस डायरेक्शन में बनेगी, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आएगी कर्व। क्लियर है। और जब भी दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है, एक्स और वाई में पॉजिटिव रिलेशन है, तो कर्व हमेशा ऊपर की तरफ बनेगी। तो यहाँ पे अगर देखो ध्यान से, तो दोनों में कंजप्शन और इनकम में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, और पॉजिटिव रिलेशन में कर्व ऐसे बनती है। कर्व ऐसे क्यों बनती है, क्योंकि देखो ना, ये मान लो ये y है, ये x है, y भी इंक्रीज हुआ, ये देखो, तो x भी इंक्रीज होगा, ये देखो x की वैल्यू भी इंक्रीज हुई और y भी इंक्रीज होगा। क्लियर है। तो जब भी दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होगा कभी भी दो वेरिएबल्स में, तो कर्व ऐसे बनेगी, और जब भी नेगेटिव रिलेशन होगा दो वेरिएबल्स में, तो कर्व ऐसे डाउनवर्ड बनेगी। क्लियर है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लिख लेते हैं। 2 मिनट, इसे मैं इरेज कर दूं। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट बातें लिखेंगे कुछ। ठीक है, देखो ज़रा क्या क्या बातें लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट कि मैंने अभी बताया कि कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होती। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजप्शन रहेगी। तो कंजप्शन, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कंजप्शन, 2 मिनट लिखेंगे कंजप्शन कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी जीरो। कंजप्शन कभी जीरो नहीं होती। क्लियर है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, कंजप्शन कर्व का जो स्लोप रहेगा वो अपवर्ड रहेगा। अपवर्ड मतलब ऊपर की डायरेक्शन की तरफ रहेगा ऐसे। कंजप्शन कर्व स्लोप, कर्व स्लोप इज, कंजप्शन कर्व स्लोप इज अपवर्ड। ठीक है, आगे थर्ड पॉइंट, अब से याद रखना कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, 2 मिनट, हाँ जी, ये जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, ये जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजप्शन होती है उसको हम सी बार से डिनोट करेंगे। किससे? सी बार से डिनोट करेंगे। और इसको क्या कहते हैं? इसको हम ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोनोमस कंजप्शन। ठीक है ना। अब से जब भी मैं पूछूंगा कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजप्शन होती है उसे किससे डिनोट करते हैं? सी बार से। और उसको क्या कहते हैं? ऑटोनोमस कंजप्शन। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो ये जो पोर्शन है ये सी बार है,
जीरो लेवल ऑफ इनकम में 60 कंजप्शन है, इसे हम सी बार से डिनोट करेंगे, तो ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं इसको। क्लियर है? तो हम लिखेंगे एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कंजप्शन is known as consumption is known as autonomous consumption। क्लियर है यहाँ तक? इज नोन एज ऑटोनोमस कंजप्शन। ठीक है, ठीक है यहाँ तक? चलो, और फोर्थ पॉइंट अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि कंजप्शन जो कर्व रहेगी वो लीनियर रहेगी, मतलब स्ट्रेट लाइन रहेगी ज़्यादातर। कंजप्शन कर्व इज लीनियर, या फिर हम कह लेंगे एक स्ट्रेट लाइन रहेगी ज़्यादातर, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि स्ट्रेट लाइन क्यों बनेगी? क्योंकि देखो ना, 70 के डिफरेंस से मैंने क्या किया है, इंक्रीज़ किया है, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ किया है 70 के डिफरेंस से। तो जब कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज़ हो रही हैं चीज़ें, तो जो कर्व बनेगी वो लीनियर ही बनेगी, क्योंकि ये भी कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज़ हुआ है। देखो 100 के डिफरेंस से इंक्रीज़ हुआ है। क्लियर है? तो जो कर्व बनेगी हमेशा वो लीनियर ही बनेगी। लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनेगी कर्व। बात समझ आ गई? चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, इसके बाद एक छोटी सी इक्वेशन लिख लो, ये न्यूमेरिकल में हमें हेल्प करेगी। C इजिकल टू क्या होता है? C बार प्लस बी वाई। ठीक है ना? C इजिकल टू C बार प्लस बी वाई। C मीन्स यू वेरी वेल नो कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एंड C बार का मतलब क्या होता है? C बार का मतलब होता है ऑटोनोमस कंजप्शन। Y का मतलब क्या होता है? इनकम या नेशनल इनकम। ठीक है ना? नेशनल इनकम। और B का मतलब यहाँ पे क्या होता है? B का मतलब होता है MPC। क्या होता है? इसको मैं रेड से लिखूंगा, MPC। ये MPC क्या होता है ये अभी हम बाद में पढ़ेंगे। और अगर मैं बताना ही चाहूँ तो ये MPC का मतलब होता है, MPC को हम कह सकते हैं कि ये स्लोप होता है कंजप्शन कर्व का, स्लोप ऑफ। अभी क्या होता है इसके बारे में मत पूछो, इसको हम आगे पढ़ेंगे। बस तुम ये याद रखो कि स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि कंजप्शन कर्व का स्लोप जो है वो किसकी वजह से है, तो तुम कहोगे MPC की वजह से है। ठीक है ना? MPC की वजह से। समझी बात? तो MPC के कारण जो कंजप्शन कर्व है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज होती है। ये क्या होता है हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो कंजप्शन कर्व का जो स्लोप है, जो ढलान है, जो वे है, ये तरीका है जो ऊपर की तरफ ये जा रही है, ये किस वजह से जा रही है? तो इसको आप कहोगे ये MPC की वजह से जा रही है। तो MPC के करके ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर है? तो MPC का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये आगे हम पढ़ेंगे अभी। तो B, इसको B से डिनोट करते हैं। तो B का मतलब क्या है? MPC। यहाँ तक क्लियर है? चलो, तो C के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, क्लियर है? तो आज हमने क्या पढ़ा? एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ा। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? इट इज़ द टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। फिर इसके बाद कंपोनेंट पढ़े एग्रीगेट डिमांड के। कंपोनेंट में 4 कंपोनेंट: हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड करते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर इन फर्म करती है या प्रोड्यूसर करती है कैपिटल गुड्स पे। फिर इसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है उसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। नेट एक्सपोर्ट, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। फिर हमने AD इजिकल टू C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम पढ़ा, और इसके अंदर मैंने कहा कि अब उसे हम AD इजिकल टू C प्लस आई लेके चलेंगे। क्लियर है? इसके बाद मैंने कहा था कि पहले हम C के बारे में पढ़ेंगे और फिर I के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमने बस कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ा है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है या कंजप्शन फंक्शन क्या होता है? ये रिलेशनशिप शो करता है किसके बीच में? कंजप्शन और इनकम के बीच में। और इन दोनों में कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है, कि जितनी इनकम इंक्रीज होगी और कंजप्शन भी वैसे ही इंक्रीज होगी। क्लियर है? और हम कहेंगे कि और वी कैन से, मैंने कहा कि कंजप्शन फंक्शन हमें डिफाइन करता है कि कितना पोर्शन इनकम का स्पेंड करेंगे कंजप्शन पे। क्लियर है?
तो सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई हम कह सकते हैं, वाई मतलब इनकम, और इसको हम कहते हैं कंजप्शन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम। इसके बाद टेबल हमने देखा, एक टेबल देखा, टेबल में देखा कि भाई जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है 100 से, ठीक है ना, और कंजप्शन जो है वो 60 थी, कंजप्शन जो इंक्रीज हो गई वो एक कॉमन रेशियो से इंक्रीज हुई, मैंने 70 से कंजप्शन को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। और जीरो लेवल ऑफ कंजप्शन इनकम पे जो कंजप्शन होती है उसे ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं, यह भी हमने देखा। और कंजप्शन कब जो है ऊपर की डायरेक्शन में जाती है, और कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होती, हमने ये भी पढ़ा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट टॉपिक को लेके चलेंगे, ठीक है ना।